नमस्कार साथियों, हम प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे थे जिसमें हमने पिछली क्लास में मौर्य वंश को समझा था। उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम सम्राट घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना करी थी। साथ ही हम इसमें देखा था कि इसमें एक सबसे प्रतापी राजा हुआ था अशोक। अशोक के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें हमने कलिंग युद्ध के बारे में भी चर्चा करी थी जो कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था। साथ ही हमने अंत में समझा था कि ये जो मौर्य वंश है, ये अशोक के बाद में जो शासक इसमें हुए हैं वो बहुत ही कमज़ोर हुए। इतने बड़े साम्राज्य को ये लोग संभाल नहीं सके। यहाँ पर जब ये साम्राज्य को संभाल नहीं सके तो बाहर से कई सारी शक्तियाँ यहाँ पर आईं, अपना इधर आक्रमण करने लगीं, यहाँ पर अपनी जगह घेरने लगीं। साथ ही आप देखोगे कई सारे छोटे छोटे स्टेट जो थे उन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित करना प्रारंभ कर दिया था। ऐसे ही आप देखोगे कि 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट है आपका बृहद्रथ। अंतिम क्यों है आगे समझ में आएगा। तो ये मौर्य सम्राट है बृहद्रथ, इसकी हत्या जो है सेनापति था इसका पुष्यमित्र शुंग, इसने कर दी थी, इसलिए ये अंतिम है। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना करी थी। तो अब हम मौर्योत्तर काल को समझेंगे, जिसमें हम सबसे पहले समझेंगे शुंग वंश को, जिसका टाइमलाइन है 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व। मौर्योत्तर काल के अंतर्गत आप इंडिया के अंतर्गत कई सारे राजवंशों को देखोगे, जैसे कि हम यहाँ पर इनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। देसी राज्य जिसमें हम शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश और चेदी वंश, ठीक है। विदेशी राज्य के अंतर्गत हिंद यवन है आपके, शक, पल्लव और कुषाण। साउथ इंडिया के अंतर्गत हम इधर देखें तो आप यहाँ पर देखोगे चोल, चेर और पांड्य। आज की इस क्लास में हम देसी राज्यों को समझेंगे, जिसमें आप शुंग, कण्व, सातवाहन और चेदी को पढ़ोगे। अगली क्लास में हम विदेशी राज्य समझेंगे। तीसरी क्लास में हम चोल, चेर, पांड्य इन सभी को समझेंगे। तो मौर्योत्तर काल को हम टोटल 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुंग वंश को समझ लेते हैं, जिसका टाइमलाइन मैंने आपको बताया था 185 ईसा पूर्व से लेकर 75 ईसा पूर्व तक का है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे हमारे व्यूवर्स होते हैं, छात्र होते हैं, जो 1, 2 या 3 मिनट का वीडियो देखने के पश्चात इसे छोड़कर चले जाते हैं। तो मेरा उनके लिए यही संदेश है कि आप में ये बहुत बुरी आदत पड़ चुकी है। आप किसी भी जगह 2 से 3 मिनट नहीं टिक सकते। 10 सेकंड के बाद आपका दिमाग भटकने लगता है, आपको बोरियत महसूस होने लगती है, क्योंकि आपको क्लास के दौरान जो मिर्च मसाला है वो नहीं मिलता। मैं ये 15-20 मिनट की वीडियो में इतने सारे पॉइंट्स आपको समझा देता हूँ जो कि 2-3 घंटे के वीडियो में समझाए जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि ये वीडियो ध्यान से देखना है। अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, इतने सारे पॉइंट्स छांट के ला रहा हूँ, तो कम से कम आप 20 मिनट अपने दे सकते हो। जितना ज़्यादा आप अदर वीडियोज़ पे भागोगे उतना ही आप कन्फ्यूज़ रहोगे। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो अपने भविष्य में समझते हैं कि हम एक सोर्स पर अगर टिक जाते तो हमें बेहतर समझ आता। तो इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अंत तक देखिए। मैं जो भी पढ़ाऊँगा अपना 100% आपको देना चाहूँगा, और आपका भी दायित्व यही बनता है कि आप भी 100% इस क्लास में रहिए। अब हम शुंग वंश के बारे में समझेंगे। शुंग वंश, इसकी स्थापना किसने की थी? अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग, जो कि बृहद्रथ का ही सेनापति था, उसने इसकी हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना करी थी। अब आगे समझिए, पुष्यमित्र शुंग के बारे में हम समझ लेते हैं। अब एक प्रश्न आ सकता है कि इन सब की जानकारी कहाँ से मिलती है। तो देखिए, शुंग वंश के बारे में जानकारी जो है पुराण से लेते हैं। हर्षचरित बाणभट्ट ने रची थी। मालविकाग्निमित्रम, जो कि कालिदास का एक नाटक है जिसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी है, इसके बारे में आगे हम समझेंगे। अग्निमित्र जो है पुष्यमित्र शुंग का बेटा था। साथ ही महाभाष्य, इसकी रचना पतंजलि ने की थी। पतंजलि जो थे पुष्यमित्र शुंग के यहाँ पुरोहित थे। गार्गी संहिता, इन सब से हमें शुंग वंश की जानकारी मिलती है। तो ये बेसिक चीज़ें हमने समझ ली। साथ ही पुरातात्विक स्रोतों की अगर हम बात करें तो अयोध्या अभिलेख, बेसनगर अभिलेख, भरहुत अभिलेख, ये अभिलेख जो हैं शुंग वंश के बारे में पर्याप्त जानकारी देते हैं। इन सब के बारे में हम आगे समझेंगे। जहाँ जितनी ज़रूरत पड़ेगी हम उतना ही समझने का प्रयास करेंगे। तो इस कालखंड में हम सबसे पहले पुष्यमित्र शुंग को समझ लेते हैं। तो ये बृहद्रथ का प्रधान सेनापति था।
इसने मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या की और शुंग वंश की स्थापना करी थी। शुंग शासक ब्राह्मण कुल से संबंधित थे। अब ये बात यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मौर्य काल के अंतर्गत जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म काफ़ी बढ़ गया था, मतलब उसका उत्थान हो गया था, क्योंकि अशोक ने जो है बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार किया। इसी क्रम में होता क्या है कि जो ब्राह्मण धर्म है वो पीछे पिछड़ता चला गया। अशोक ने यज्ञ वगैरह इन सब पर प्रतिबंध लगा दिया, या फिर कहें कि इनकी मजाक उड़ाया, या फिर इनको आयोजन करने से रोका गया। तो कह सकते हैं कि ब्राह्मण धर्म कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहा था। इसी क्रम में पुष्यमित्र एक ब्राह्मण था, तो यहाँ पर ब्राह्मण धर्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। ऐसा नहीं है कि उसने सिर्फ ब्राह्मण धर्म को ही बढ़ावा दिया, उसने बौद्धों के साथ भी अच्छा किया था। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उसने कई सारे बौद्धों को मरवा दिया। जो अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए थे उनको तोड़वा दिया। तो इस बात को भी आगे हम समझेंगे कि ये बात कहाँ तक सत्य है। पहले हम देखते हैं कि इस साम्राज्य को, शुंग साम्राज्य को, तो ये आप देखोगे ये येलो कलर में जो है ये आप शुंग साम्राज्य कह सकते हो। इधर है आपका महाराष्ट्र में विदर्भ, बरार जिसे आप कहते हो, यहाँ पाटलिपुत्र, साकेत, पांचाल जो कि यूपी के अंतर्गत आता है, मथुरा। फिर यहाँ पर एक और होगा आपका विदिशा। ठीक है, विदिशा यहाँ कहीं आप देख सकते हो। सबसे पहले इनकी जो राजधानी हुआ करती थी वो थी पाटलिपुत्र। बाद के जो शासक थे वो पाटलिपुत्र से अपनी राजधानी विदिशा, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ती है, वहां ले गई थी। धनदेव का अयोध्या अभिलेख, पुष्यमित्र पर फिर आ जाते हैं वापस। तो धनदेव जो था अयोध्या में पुष्यमित्र शुंग का राज्यपाल था। साकेत जिसे आप ये अयोध्या कहते हैं, इसका राज्यपाल था अयोध्या का धनदेव। इसने अभिलेख लिखवाया वहां पर। उसमें उल्लेख किया गया है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। अब ये जो अश्वमेध यज्ञ हैं उनको आयोजित किया गया किसके द्वारा? पुष्यमित्र शुंग द्वारा। और किसने कराया था? पतंजलि। पतंजलि पुरोहित का नाम है। ठीक है, महाभाष्य की रचना इन्होंने की है। पतंजलि ने ये यज्ञ पूर्ण कराए। वैदिक संस्कृति को पुष्यमित्र शुंग ने बढ़ावा दिया। और इसी के टाइम पर एक युद्ध होता है, विदर्भ का युद्ध, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विदर्भ आप देखोगे महाराष्ट्र के पास में ये जगह है विदर्भ, जिसे आप बरार के नाम से जानते हो। विदर्भ युद्ध की जो जानकारी है हमें मालविकाग्निमित्रम से मिलती है, जो कि कालिदास द्वारा रचित एक नाटक है। इसमें मालविका और अग्निमित्र इसकी प्रेम कहानी है। अग्निमित्र जो है पुष्यमित्र शुंग का पुत्र है, जो कि यहीं विदिशा में मौजूद है। और आप देखोगे ये जो मालविका है, मालविका यज्ञसेन कौन है? यज्ञसेन, या यज्ञदेव नहीं, यज्ञसेन है। यज्ञसेन की चचेरी बहन है। इन दोनों के बीच में जो प्रेम प्रसंग है वो मालविकाग्निमित्रम के माध्यम से आप देख सकते हो, जो कि कालिदास का नाटक है। यहाँ एक और करेक्टर है माधव सेन। तो माधव सेन जो है यज्ञसेन का चचेरा भाई है। यज्ञसेन जो है विदर्भ के अंतर्गत पड़ता है। विदर्भ में एक शासक है यज्ञसेन। यहाँ पर ये अपनी खुद को स्वतंत्र घोषित कर देता है और स्वतंत्र रूप से राज्य चलाता है। लेकिन पुष्यमित्र शुंग जो है, शुंग वंश के जो शासक हैं, वो चाहते हैं कि विदर्भ भी हमारी अधीनता स्वीकार करे, लेकिन ये मना कर देता है। क्यों मना कर देता है? क्योंकि जो यज्ञसेन है इसका एक रिश्तेदार था जो कि बृहदरथ का सचिव था। तो जब बृहदरथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी तो उसके सचिव को भी कारागार में डाल दिया था। इस प्रकार से यज्ञसेन जो है उसका स्वभावतः शत्रु हो जाता है। किसका? पुष्यमित्र शुंग का। अब यहाँ पर अग्निमित्र जाता है विदर्भ पर, यहाँ पर आक्रमण होता है। इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और अग्निमित्र जीत जाता है। अग्निमित्र ने क्या किया कि इसे आधा साम्राज्य दे दिया, आधा साम्राज्य माधवसेन को दे दिया, क्योंकि माधवसेन जो था अग्निमित्र का एक मित्र भी था। ठीक है, तो आधा आधा साम्राज्य इन दोनों में बांट दिया। यही है आपका विदर्भ युद्ध। और ये जो था विदर्भ बरार जो के अधीनता स्वीकार नहीं करते थे शुंगों की, अब इनको एक अपने अंग के रूप में यहाँ पर शासन करने लगे। शुंग वंश के अंग के रूप में शासन करने लगे विदर्भ के अंतर्गत ये दोनों, माधवसेन और यज्ञसेन। साथ ही यहाँ पर मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी आपको देखने को मिलेगी। अब आगे समझिए, इसी के काल में होता है यवनों का आक्रमण। यवनों का आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में होता है। यवनों के आक्रमण के बारे में हमें जानकारी जो है महाभाष्य, मालविकाग्निमित्रम एवं गार्गी संहिता इससे प्राप्त होती है। लेकिन इस आक्रमण के बारे में इतिहासकारों में मतभेद बहुत हैं।
इसमें कोई कंफर्म नहीं कह सकता कि इसका आक्रमणकर्ता कौन था। तो यहाँ पर कोई मानता है डेमेट्रियस था, कोई मानता है मिनांडर था। तो यहाँ पर हम डेमेट्रियस को मान सकते हैं या फिर मिनांडर को मान सकते हैं। ज़्यादातर इतिहासकार डेमेट्रियस को मानते हैं। इसकी जानकारी के स्रोत हैं आपके महाभाष्य, गार्गी संहिता, मालविकाग्निमित्रम। यहाँ पर कुछ संदर्भ ऐसे हैं, कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ये जो यवन हैं पश्चिम उत्तर भारत से मथुरा तक आ चुके थे ये, और बहुत सारे स्रोत ये कहते हैं कि पाटलिपुत्र तक पहुंच गए थे। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, इनको हरा दिया जाता है यवनों को। तो यहाँ पर सर्वमान्य तथ्य यही है कि माना जाता है कि पुष्यमित्र शुंग जो अश्वमेघ यज्ञ कर रहा था, तो उसका अश्व जो है, घोड़ा जो है, इधर पहुंच गया था। ठीक है, इस साइड में सिंध के पास में पहुंच गया था, सिंध नदी के पास में। तो जब ये यहाँ पर घोड़ा पहुंच गया तो यहाँ यवन थे, यवनों ने उसको पकड़ लिया घोड़े को। फिर यहाँ से वसुमित्र जाता है जो कि अग्निमित्र का पुत्र था। अग्निमित्र का पुत्र वसुमित्र इस घोड़े को लेने जाता है और घोड़े को ले आता है और यवनों को पराजित करता है। अब हम पुष्यमित्र शुंग से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों को समझ लेते हैं, जैसे कि इनके पुरोहित का नाम क्या था, पतंजलि। अयोध्या अभिलेख पुष्यमित्र के अयोध्या के राज्यपाल थे धनदेव, इन्होंने उत्कीर्ण कराया था। औद्धिभज्य भी कहा जाता है पुष्यमित्र शुंग को, मतलब अचानक से उठने वाला। हरिवंश पुराण में ऐसा कहा गया है। औद्धिभज्य किसे कहा जाता है, पुष्यमित्र शुंग को। शुंगों की राजकीय भाषा जो थी वो संस्कृत थी। इसे बौद्धों का संहारक भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि पुष्यमित्र शुंग जो है, इसने मौर्य वंश का पतन करके मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहदत्त को मारकर अशोक द्वारा जो 84,000 स्तूपों को बनवाया गया था, बौद्ध स्तूपों को बनवाया गया था, उसको तोड़वा दिया था इसने। साथ ही कई सारे बौद्ध भिक्षुओं को मारा था, ऐसा कहा जाता है। कई सारे बौद्ध ग्रंथों में इसका वर्णन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये बात सत्य प्रतीत नहीं होती, क्योंकि भरहुत स्तूप जो है, भरहुत स्तूप अभी ये अपने मौजूदा स्वरूप में नहीं है, इसका ये पुनर्निर्माण कराता है। ये भरहुत स्तूप आपके एमपी के सतना जिले के अंतर्गत पड़ता था, लेकिन अभी वर्तमान की बात करें तो कई सारे जो आपके संग्रहालय हैं वहाँ पर इसके अवशेष आपको देखने को मिलेंगे। इसका ये पुनर्निर्माण कराता है। सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, इसकी जो मौलिक वेदिका थी वो लकड़ी से बनी हुई थी, उसको पत्थर से पुनर्निर्मित करवाता है। बोध गया मंदिर, इसकी पाषाण वेदिका का निर्माण ये करवाता है। लेकिन अब यहाँ पर आप सोचोगे कि ये जब इतने सारी चीज़ें करा रहा है, बौद्ध जो स्तूप हैं उनका पुनर्निर्माण करा रहा है, तो ये बौद्धों का संहारक कैसे हुआ? ये बात कहीं ना कहीं भ्रांतिपूर्ण लगती है। हालांकि एग्जाम्स में पूछा जाता है तो आप इसे कह सकते हैं कि पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का संहारक कह सकते हैं। अब आगे समझिए, अन्य शासकों की अगर हम बात करें तो इसमें आपका एक अग्निमित्र होता है जो कि पुष्यमित्र शुंग का पुत्र है, और विदर्भ युद्ध इसके टाइम पर हुआ था जिसे हमने समझा था। मालविका अग्निमित्रम, मालविका और अग्निमित्र, इन दोनों के बीच के जो प्रेम प्रसंग है उसके बारे में कालिदास ने चर्चा की है। इसके बाद वसुमित्र होता है, इसका पुत्र अग्निमित्र का वसुमित्र, जिसने यवनों को पराजित किया था पश्चिमोत्तर में, आपने देखा था। फिर आता है भागभद्र जो कि शुंग वंश के अंतर्गत 9वां शासक होता है, और इसके शासनकाल के 14वें वर्ष तक्षशिला के राजा यवनराज एंटियालकीड्स का राजदूत होता है हेलियोडोरस। हेलियोडोरस जो है शुंगों के बेस नगर, जिसे आप कहते हैं विदिशा दरबार में पहुंचता है, और विदिशा में हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ स्थापित किया जाता है। ये आपका गरुड़ स्तंभ है, किसका है ये? हेलियोडोरस का, जो कि एक यवन था। इस गरुड़ स्तंभ की खोज जो है आपके अलेक्जेंडर कनिंगम हैं, उन्होंने 1877 में करी थी। 1877 में कनिंघम ने गरुड़ स्तंभ की खोज करी थी। अब आगे देखोगे कि ये जो है एकास्म पत्थर, एक ही पत्थर को काटकर बनाई गई एक संरचना है। साथ ही इस पर उत्कीर्ण जो लेख है वो प्राकृत एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। गरुड़ स्तंभ जो है हिंदू धर्म से संबंधित पहला पत्थर का स्तंभ है, प्रस्तर स्तंभ है। अब आगे समझिए, हमने ये शुंग वंश समझा। अब इसमें आप देखोगे एक और वंश आता है कण्व वंश। कण्व वंश, इसकी स्थापना कैसे होती है? तो शुंग वंश का अंतिम शासक होता है देवभूति। ठीक है, 9वां शासक है भागभद्र, अंतिम होता है आपका देवभूति, अंतिम शुंग शासक होता है ये। इसकी हत्या जो है इसके ही अमात्य, इसके ही मंत्री वासुदेव कण्व द्वारा कर दी जाती है, और कण्व वंश की स्थापना होती है, जिसका टाइम पीरियड है आपका 75 ईसा पूर्व से
30 ईसा पूर्व तक का। इसकी स्थापना कौन करता है? वासुदेव कन्व। और इसका अंतिम शासक जो है, अंतिम शासक वो है आपका सुशर्मा। सुशर्मा, ठीक है। थोड़ा राइटिंग खराब आएगा लेकिन आप मेरे शब्दों को ध्यान रखना। कण्व वंश की स्थापना होती है वासुदेव कण्व के द्वारा देवभूति की हत्या के बाद, और अंतिम शासक जो है कण्व वंश का वो है आपका सुशर्मा। अंतिम शासक बात करें हम शुंग वंश का तो वो है आपका देवभूति। अब इस टोटल कण्व वंश के अंतर्गत टोटल 4 शासक हुए हैं। अंतिम शासक जो हुआ है आपका सुशर्मा, इसकी हत्या सिमुक जिसे आप सिंधुक भी कहते हैं उसने कर दी, और सातवाहन वंश या फिर आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना करी। तो सुशर्मा की हत्या करके आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? वो की थी आपकी सिमुक ने। तो अब हम समझेंगे सातवाहन वंश को, जिसकी स्थापना सिमुक द्वारा की गई थी। सातवाहन वंश संस्थापक सिमुक। इसके प्रमुख शासकों की अगर हम बात करें तो सिमुक है, कन्ह सातकर्णी प्रथम, हाल, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, यज्ञश्री सातकर्णी। इन शासकों के बारे में एक खास बात यह है कि इन्होंने जो है अपने नामों के आगे अपनी माता का नाम भी लगाया। अब इन्हें देखकर ये लगता है कि शायद ये मातृ सत्तात्मक समाज होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे मैं इस चीज़ को डिस्कस करूंगा। साथ ही इन्होंने शीशे के सिक्के चलाए, पोटीन के सिक्के चलाए और भूमिदान की प्रथा प्रारंभ की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं सातवाहनों के बारे में। इनके साम्राज्य को अगर हम देखें तो ये प्रतिष्ठान है जिसे आप पैठण कहते हैं, ये इनकी राजधानी थी। ये सातवाहन वंश का पूरा साम्राज्य है जो आप दक्षिण में देख सकते हैं। आगे उत्तर में इधर उज्जैन वगैरह इन सब में इनका विस्तार हो चुका था। अमरावती आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। ये वनवासी है, वाराणसी नहीं है, वनवासी है। अब आगे समझिए यहाँ पर कि इसको हम कितने पॉइंट्स के अंतर्गत समझने वाले हैं पूरे सातवाहन काल को। तो देखिए इनकी जानकारी के स्रोत क्या है, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, प्रमुख शासक कौन से हैं, पतन कैसे होता है, इनके प्रशासन के बारे में, समाज के बारे में, धार्मिक स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, स्थापत्य एवं साहित्य में इनका क्या योगदान रहा है सातवाहन वंश का, उसे समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं जानकारी के स्रोत, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। साहित्यिक स्रोत और दूसरी तरफ हैं पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत उसमें आते हैं आपके सबसे पहले पुराण, जिसमें आंध्र जातीय एवं आंध्र भद्र भी कहा जाता है सातवाहन वंश को। तो सातवाहन शासक जो हैं पुराणों के अंतर्गत आंध्र जातीय, आंध्रभद्र इन नाम से भी इनको पुकारा गया है। गाथा सप्तशती एक रचना है जो कि हाल एक शासक हुए हैं सातवाहन वंश के अंतर्गत ही, उनकी ये रचना है जिससे हमें सातवाहन वंश के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ जैसे कि मिलिंद पन्हो, महावस्तु, इनसे जानकारी मिलती है। मनु स्मृति जिसमें सातवाहन वंश के जो शासक हैं उन्हें वर्णशंकर एवं अत्यंज कहा गया है। आगे यहाँ पर देखिए पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो नासिक प्रशस्ति लेख, कारलेख, गुहा लेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, जुन्नार अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन एक शक शासक था। साथ ही इनके कुछ सिक्के जो हैं इनके बारे में जानकारियां प्रदान करते हैं। अब आगे समझिए सातवाहनों की उत्पत्ति। इनकी उत्पत्ति को लेकर विद्वानों के बीच में कई मतभेद मौजूद हैं, लेकिन सभी मतभेदों को साइड में कर एक सीधी बात यह है कि सातवाहन शासक मूल रूप से ब्राह्मण शासक थे। इतना आप याद रखना, मतभेदों के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना, विद्वान नहीं बनना। तो ये मूलतः ब्राह्मण शासक थे। सातवाहनों का मूल स्थान क्या है इसको लेकर भी डाउट्स हैं। तो एक बात हम करें तो सातवाहन पश्चिमी दक्कन के मूल निवासी थे और प्रतिष्ठान उनकी राजधानी थी। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर किया था। अब यहाँ समझिए प्रमुख शासक, इसका संस्थापक कौन था? सिमुक। सिमुक का टाइम पीरियड है 60 ईसा पूर्व से 37 ईसा पूर्व, और ये सातवाहन वंश का संस्थापक था। किसकी हत्या करके इसने सातवाहन वंश की स्थापना करी थी? तो कण्व वंश के अंतर्गत मैंने आपको बताया था, दोबारा दिखा देता हूँ। कण्व वंश के अंतर्गत अंतिम शासक हुआ था सुशर्मा। सुशर्मा इसकी हत्या कर दी थी किसने? सिमुक ने। उसके बाद यहाँ पर सातवाहन वंश की स्थापना होती है। सिमुक के पश्चात उसका भाई कन्ह शासक बनता है। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक आता है सातकर्णी प्रथम। तो ये तीसरा सातवाहन शासक है। सातकर्णी की उपाधि धारण करने वाला पहला सम्राट है ये, और अंग वंश की राजकुमारी नागनिका से इसका विवाह होता है। इसके समय संपूर्ण मालवा क्षेत्र जो आपका मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है इसके साम्राज्य में आ गया था। कलिंग नरेश, कलिंग पड़ता है उड़ीसा में,
वहाँ का शासक था। खारवेल ने इसके समय आक्रमण किया, खारवेल ने इस पर आक्रमण किया, किंतु सातकर्णी जो था उसने वहीं रोक दिया कि भाई रुक जा, आगे मत बढ़। 2 अश्वमेध यज्ञ इसने किए और 1 राजसूय यज्ञ किया। दक्षिणापथपति और अप्रतिहत चक्र जैसी इसने उपाधि धारण की। तो ये आपको याद रखना है, इसने उपाधि कौन सी धारण करी। और कलिंग नरेश खारवेल ने इस पर आक्रमण किया, लेकिन ये बहुत पावरफुल था, इसने उसको बीच में ही रोक दिया, आगे बढ़ना ही नहीं दिया। अब आगे समझिए, प्रमुख शासकों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने क्या देखा था, सातकर्णी देखा जो कि तीसरा शासक था। सातकर्णी के बाद में जो सातवाहन वंश के अंतर्गत शासक हुए हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे शासक हैं, तकरीबन 1 शताब्दी की बात करें हम तो यहाँ पर ऐसे शासक हुए हैं जिनका इतिहास में नाम है ही नहीं, उनका उल्लेख ही नहीं है। इसी क्रम में एक हाल थोड़ा बहुत चर्चित शासक है सातवाहन के अंतर्गत, इसी काल की बात कर रहे हैं, 1 शताब्दी के अंतर्गत थी, जिसने गाथा सप्तशती की रचना की थी, जो कि प्राकृत भाषा की रचना है। ये एक उच्च कोटि का कवि भी था और इसका काल जो है चरम शांति का काल माना जाता है। दरबारी विद्वान इसके यहाँ पर गुणाढ़, जिनकी रचना है बृहत कथा, संस्कृत के व्याकरण ग्रंथ हैं ये, सर्ववर्मन, इनकी रचना का नाम है कातंत्र। गुणाढ़ और सर्ववर्मन इसके दरबारी विद्वान थे, किसके, हाल के। तो हाल को आप याद रखना। आगे आप देखोगे तो इसमें दूसरा जो प्रमुख शासक हुआ है वो है गौतमी पुत्र सातकर्णी। 106 ईस्वी से लेकर 130 ईस्वी तक का इसका समय काल है। सातवाहन काल का सबसे महान शासक कहा जाता है ये गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये 23वां शासक हुआ है इस वंश के अंतर्गत। अपने शासन काल के 17वें वर्ष ये शकों पर आक्रमण करता है। शक विदेशी थे, शकों पर आक्रमण करता है, जिसमें उस समय शक शासक होता है नहपान और उसका प्रतिनिधि था उसावदात। ये दोनों मारे जाते हैं। शकों को ये पराजित करके सातवाहन साम्राज्य के जो क्षेत्र थे उन्हें शकों के कब्जे से मुक्त करा लिया। साथ ही शकों को पराजित करने के बाद इसने एक उपाधि धारण की, जैसे आप कहते हो वेड़ा कटक स्वामी, वेनगंगा नदी के तटवर्ती नदी का स्वामी, वेड़गंगा नदी के तटवर्ती नदी का स्वामी, जैसे आप कहोगे वेड़ा कटक स्वामी। इसकी उपाधि कौन धारण करता है, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी। अब ये जो आगे आप देखोगे ना गौतमी पुत्र, तो ये इनकी माताओं का नाम है। नासिक जिले में वेड़ाकटक नामक नगर का भी ये स्थापना करता है। नासिक प्रशस्ति आप देखोगे तो इसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी की जो तुलना है वो राम, केशव, भीम, अर्जुन इन देवताओं से की गई है एवं उसे एक ब्राह्मण कहा गया है। इसने यवनों को पराजित किया, पल्लवों को भी पराजित किया और इसी के बारे में कहा जाता है कि उसके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते थे। 3 समुद्र कौन कौन से, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। ठीक है, ये क्रम सही है। तो ये 3 समुद्र हैं, इनका पानी पीते थे, ऐसा कहा जाता है। किसके बारे में, गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में। तो ये क्यों कहा जा रहा है, 3 समुद्रों का पानी नहीं बल्कि इसका जो साम्राज्य है इन एरियाज को टच करता था, इनकी नौसैनिक श्रेष्ठता अच्छी थी, इसलिए कहा जाता है। प्रमुख शासकों की अगर हम बात करें तो आगे है आपका वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, 130 ईस्वी से 159 ईस्वी तक। अभी हमने देखा था गौतमी पुत्र सातकर्णी जिसके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते थे। अब हम देखेंगे वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, 130 ईस्वी से लेकर 159 ईस्वी तक का इनका समय है। गौतमी पुत्र सातकर्णी का ये पुत्र था। शक शासक रुद्रदामन है, उसका गिरनार अभिलेख जो है उसमें वो कहता है कि रुद्रदामन ने वशिष्ठी पुत्र पुलवामी को 2 बार पराजित किया। ऐसा दावा करता है कि मैंने वशिष्ठी पुत्र पुलवामी को 2 बार पराजित किया। लेकिन उत्तर में जो है ये जो सातवाहन शासक है पुलवामी, इसको थोड़ा पराजय का सामना करना पड़ा रुद्रदामन से, लेकिन दक्षिण में इन्हें काफ़ी विजय हासिल हुई। इसीलिए इसने दक्षिणापतेश्वर की उपाधि धारण की। कृष्णा नदी के मुहाने से इसके सिक्के प्राप्त होते हैं जिसमें 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र है। अब ये जो चित्र है जहाज़ों का, ये दर्शाता है कि सातवाहन वंश के जो शासक हैं उनकी नौसैनिक श्रेष्ठता बहुत अच्छी थी। अमरावती स्तूप का ये पुनरुद्धार कराता है। सातवाहन राजाओं में सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश पर विजय हासिल करने के कारण इसे प्रथम आंध्र सम्राट भी कहा जाता है। वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के पश्चात सातवाहन वंश जो था उसके शासक इतने अच्छे नहीं हुए। जब शासक अच्छे नहीं हुए तो उसकी जो जड़ें हैं अब उतनी मजबूत नहीं रहीं। इसके बाद एक अंतिम शक्तिशाली शासक होता है यज्ञश्री सातकर्णी।
अब हम यज्ञश्री सातकर्णी को समझेंगे, जिसका समय है 174 ईस्वी से लेकर 203 ईस्वी तक का। इसने कुछ सातवाहन प्रदेशों को शकों से मुक्त करा लिया था। इसके काल तक आते आते सातवाहन वंश जो है इसका धीरे धीरे पतन होने लगा। इस साम्राज्य पर कई छोटे छोटे राजवंश उभरने लगे, जैसे कि आभीर वंश, इसकी स्थापना ईश्वर सेन ने करी थी। इक्ष्वाकु वंश, श्री शांतमूल और कदम्ब वंश, ये छोटे छोटे राजवंश यहाँ पर उभरने लगते हैं। तीसरी सदी ईस्वी के मध्य तक आप देखोगे तो ये साम्राज्य जो है अपने आप को ही समाप्त कर लेता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया अपने साम्राज्य पर। आगे आप समझोगे सातवाहन काल की प्रमुख विशेषताएं क्या है, जिसमें हम सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, इन सभी को एक बार में समझ लेते हैं। इसमें आप देखोगे कि इन्होंने अपना जो प्रशासन है मौर्यों का ही इसमें अनुसरण किया है। उनके ही जो प्रशासनिक चीज़ें थी उनको अप्लाई किया है अपने स्टेट पर। धान्य कटक जो कि कृष्णा नदी के किनारे पर है, इसको अपनी राजधानी बनाते हैं, और प्रतिष्ठान गोदावरी नदी पर है, इसको अपनी राजधानी बनाते हैं। ये दोनों ही सातवाहन काल की प्रमुख राजधानियां हैं। समाज की बात करें हम तो समाज, अगर हम माता का नाम देखें तो ऐसा लगता है कि ये पितृसत्तात्मक है, लेकिन उत्तराधिकार की जहाँ पर बात आएगी तो ये पितृसत्तात्मक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ समाज उत्तराधिकार के मामले में तो पितृसत्तात्मक है, लेकिन नाम वगैरह में आप देखोगे तो उन शासकों के नाम के आगे उनकी माता का नाम लगा हुआ है, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, स्त्रियों को संपत्ति धारण करने एवं शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी, मतलब कह सकते हैं कि स्त्रियों की यहाँ पर दशा जो है एक बेहतर कंडीशन में रही होगी। सातवाहन शासक ब्राह्मण थे, ये बात आपको पता है। भूमि दान करने की प्रथा शुरुआत में मैंने बताया इन्होंने शुरुआत करी थी, और ये ब्राह्मण एवं बौद्ध भिक्षु दोनों को ही दान दिया करते थे। बेशक ये ब्राह्मण थे, लेकिन बौद्धों को भी, अन्य जो धर्म के लोग हैं उनको भी दिया करते थे। ब्राह्मण धर्म के साथ बौद्ध धर्म का भी उत्थान यहाँ पर किया। विभिन्न चैत्यों और विहारों का निर्माण करा, जैसे कि नासिक, कान्हेरी, कार्ले महाराष्ट्र के अंतर्गत हैं। लोमस ऋषि गुफा, नागार्जुनी गुफा बिहार में है। ये स्तूपों की बात करें तो अमरावती, नागार्जुनी कोंडा आंध्र प्रदेश में है। अजंता एवं एलोरा की जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र के अंतर्गत सर्वप्रथम इन्हीं के शासनकाल में बनना प्रारंभ हुई थी। तो हमने सातवाहन काल के बारे में जो बहुत ही बेसिक जानकारियां थी और प्रमुख जानकारियां थी उनको समझा। तीसे और पोटीन के सिक्के इन्होंने चलवाए थे। सातवाहनों की राजकीय भाषा संस्कृत थी। तो इतनी चीजें हमने समझ ली हैं। सातवाहनों के बाद हम देसी राज्य के अंतर्गत चेदी वंश की बात करें तो चेदी वंश का संस्थापक कौन था, इसके बारे में इतिहासकारों में बहुत मतभेद हैं और इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि इसका जो संस्थापक है वो महामेघवाहन है, लेकिन इस पर भी बहुत सारे इतिहासकार संदेह जताते हैं। साथ ही चेदी वंश के अंतर्गत एक राजा हुआ है खारवेल, जिसके बारे में आगे हमने चर्चा करी थी पिछले टॉपिक्स पे। तो खारवेल जो है राजा हुआ है इसके अंतर्गत। खारवेल जो है आप देखोगे ये पूरा चेदी वंश जो है उड़ीसा कलिंग वाले रीजन में देखने को मिलेगा। तो इसने उदयगिरी एवं खंडगिरी की पहाड़ियों पर एक अभिलेख लिखवाया, जिसमें अपने शासनकाल के दौरान इसकी क्या उपलब्धियां रही हैं इसका उसने उल्लेख किया है। इसी में वो बताता है कि उसने अपने शासनकाल के अंतर्गत पहला सैन्य अभियान किया और अपने पड़ोसी राज्य सातवाहन पर आक्रमण के लिए सेना भेजी, परंतु उस समय सातवाहन शासकों में सातकर्णी प्रथम था, जिसने उसको रोक दिया। किसको? खारवेल को। साथ ही इसने यवनों पर भी आक्रमण किया। तो ये प्रमुख बातें हैं खारवेल के बारे में। हमें इतना ही समझना है कि चेदी वंश के अंतर्गत राजा खारवेल आता था। खारवेल उड़ीसा वाले रीजन में आपको देखने को ये मिलेगा चेदी वंश। तो हमने सातवाहन वंश समझ लिया, शुंग वंश समझ लिया और चेदी वंश को थोड़ा समझ लिया। तो शुंग, कण्व, सातवाहन, चेदी ये देसी राज्यों के अंतर्गत हमने आज इतना सारा सीखा, जो कि मौर्योत्तर काल का एक पॉइंट था। अगली क्लास में हम विदेशी राज्यों को समझेंगे, जिसमें हिंद, यवन, शक, पल्लव, कुषाण, इन सब को बारे में समझेंगे। अब देखिए ये जो राजवंश हैं, आप ऐसा नहीं कि इन सब को ख़त्म हो जाने के बाद फिर ये आए होंगे। इसमें बहुत सारे राज्य ऐसे थे कि कोई यहाँ पर शासन कर रहा है तो कोई इस जगह शासन कर रहा है। मतलब कह सकते हैं कि समानांतर शासन ये कर रहे थे, आपस में लड़ भी रहे थे, मिल भी रहे थे, ये सारी इनमें चीज़ें चल रही थी। तो अगर आपको क्लास समझ में आई है तो बहुत बहुत मुबारक, अगर नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। धन्यवाद। आपसे मिलते हैं हम अगली क्लास में।